ओके सो तुम्हारे सामने ये जो ऑब्जेक्टिव्स है फर्स्ट चैप्टर का है, जो तुम्हारे 12th स्टैंडर्ड का, विच इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। और सिंस ये लिमिटेड है तो तुमको एग्जाम में भी इसके दायरे के बाहर तो सरप्राइज नहीं डालेंगे, क्योंकि बाल भारती के पीछे ही ऑब्जेक्टिव्स है तो तुमको भी उतना ही आएगा, ठीक है ना। सो ये तुम्हारा एक्सरसाइज शुरू होता है। लेट अस कम टू द फर्स्ट पार्ट। पहला पहला क्या है बताओ। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या लगता है तुमको? एनबी। सॉरी, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगा, ठीक है। तुमको एग्जाम में कैसे लिखना है, तुमको ऐसे एक इसके वन के नीचे एक ऐसे एरो ड्रॉ करना है, ये सेंटेंस लिखना है तुमको पूरा, कल एग्जाम रहेगा। उसके बाद तुमको एक लाइन छोड़ना है इधर, फिर एक एरो लिखना है, और ए लिखने की जरूरत नहीं है, माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखा तो भी चलेगा, ठीक है ना। सो इसको मैं अनडू करके, दिस इज द करेक्ट आंसर। कम टू द सेकंड वन, कंसेप्ट स्टडीज अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या है? क्या लगता है तुमको? अच्छा, फर्स्ट वाला ए था तो ये 3 ओनली ए, ठीक है ना। ठीक है, चलो। सेकंड वाला, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से स्टडी करते हैं? याद रखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक तो प्रोडक्ट प्राइसिंग, वस्तु का दाम क्या होगा, और वस्तु बनाने के लिए जो फैक्टर है उसका दाम क्या होगा, है ना। सो करेक्ट आंसर इज सी और डी। आप ढूंढो, ये 1 बी एंड सी, बी सी डी नहीं है, ए बी सी नहीं है, सी एंड डी। सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे ट्रैक करना है आंसर्स? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये नंबर 1 हो गया। एक मिनट मुझे वापस से। तो करेक्ट आंसर जो पहला था वो माइक्रो इकोनॉमिक्स था, विच इज ओनली ए। सो ये सी और डी था, विच इज फोर्थ नंबर। थर्ड, मेथड adopted in micro economic analysis, lumping method, aggregative, inclusive, or slicing method. Now lumping is macro, aggregative is macro, slicing is micro, inclusive method again ये macro level पे होना चाहिए। So if you check out, only C is the correct answer. अच्छा, तुमको डाउट होता, let me put you an example, let me show you an example. तुमको लग रहा होता डी हो भी सकता है, तो इसका मतलब आंसर सी और डी है। देखो इन लोगों ने कहीं सी और डी बोला ही नहीं है, बराबर है। सो इट मीन सी और डी तो बैठना नहीं है हिसाब में, सिर्फ ओनली सी। तुमको इंक्लूसिव, मेरे मन में भी आ रहा था कि माइक्रो में इंक्लूसिव कर किया जा सकता है, बट इन लोगों ने ऑप्शन में सी एंड डी दिया ही नहीं है, तो ऑटोमेटिक वही ऑप्शन रह जाता है, ओनली सी। तो ऐसा रिवर्स साइकोलॉजी भी तुम यूज कर सकते हो, समझ में आया। फोर्थ, एक मिनट, फोर्थ के लिए जगह शायद नहीं है, सो व्हाट आई विल डू इज, फोर्थ के लिए मुझे थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा। हाँ, फोर्थ के लिए क्या है बताओ। concept studies under microeconomics, whole economy, economic development, aggregate supply और प्रोडक्ट प्राइसिंग। अब इसको समझना कैसे है, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये होल इकोनॉमी का स्टडी नेशनल इनकम के थ्रू होता है, बराबर है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल इनकम मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ होने के बाद होता है, वो भी देश का पूरी बात कर रहा है। उसके बाद देश में जो सप्लाई होता है दैट इज एग्रीगेट सप्लाई। प्रोडक्ट मतलब एक वस्तु का। सो करेक्ट आंसर इज ए बी और सी। अब ढूंढो, पहला नंबर दिख रहा है ए बी एंड सी। आया समझ में कैसे ट्रैक करना है आंसर्स इसके?
हाँ सर। तो ये तुम्हारा फर्स्ट वाला था। अभी कंप्लीट द कोरिलेशन देख रहे हैं अपन। क्या करेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स स्लाइसिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सा मेथड स्टडी करता है? बोलो। सर लंपिंग मेथड। ठीक है। सेकंड नंबर माइक्रो इकोनॉमिक्स ट्री। मैक्रो इकोनॉमिक्स सर फॉरेस्ट। हाँ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट। मुझे लगा कनिष्क बोलेगा सर फ्रूट। नेक्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थियरी। प्रोडक्ट प्राइस थ्योरी चलेगा। प्राइस थ्योरी प्रोडक्ट प्राइसिंग बट थ्योरी बोला ना इन लोगों ने, तो प्राइस थ्योरी चलेगा। कल ही पढ़ा मैंने। ठीक है। हाँ मैक्रोस मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रोस इजी है। तो ये मैक्रोस मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रोस मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स। कॉमन सेंस। ठीक है ना। जनरल इक्विलिब्रियम मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैक्रो में एजम्पशन नहीं होता और माइक्रो इज ऑलवेज पार्शियल इक्विलिब्रियम, क्योंकि माइक्रो एजम्पशन करता है, इसलिए पार्शियल इक्विलिब्रियम। ठीक है। नाउ आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द concepts फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। गौरी मेरी स्टूडेंट है, कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर फॉर्म। कंसेप्ट कौन सा है ये? माइक्रो इकोनॉमिक। नहीं कंसेप्ट बोल रहे हैं। अभी कंसेप्ट किस चीज में बैठेगा ये मुझे भी देखना पड़ेगा। कौन सा कंसेप्ट इसमें बैठता है? क्या बोल रही? ये स्टडी ऑफ इट, इसका जो कंसेप्ट है ना, ये ऐसे तुम लिख सकते हो, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। ये इसका करेक्ट आंसर, इंडिविजुअल यूनिट। ठीक है ना, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, ये इसका करेक्ट आंसर है। Ramesh decided to take all decisions related to production, such as what to produce and how to produce. इसका करेक्ट आंसर इज थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में बैठेगा। तीसरा, Shabana paid wages to workers in a factory and interest on her bank loan. थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। Theory of factor pricing. सो तुम एग्जाम में क्या करोगे? ऐसे एक एरो दिखाओगे, ठीक है ना, प्राइसिंग, और फिर आंसर लिखोगे। और तुमको एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम में पूरा स्टेटमेंट लिखा जाए। ये पूरा स्टेटमेंट तुमको लिखना पड़ेगा। ये जिनका सीबीएसई या आईसी बोर्ड था, आईसीएसई, उन लोग को काफी कठिनाई होता है ये सब कंसेप्ट समझने के लिए। और मुझे भी थोड़ा अजीब लगता है कि ये सब वापस काय को लिखने का, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ पूना अभी तक 200 साल पीछे है। सो तुमको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, जबकि मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखा तो भी काफी, लेकिन शायद आईसीएसई सीबीएसई में डायरेक्ट आंसर लिखना पड़ता है, ये सब जरूरत नहीं पड़ता। डजेंट मैटर जैसे। हाँ क्वेश्चंस रिपीट करने पड़ते शायद लिखने हाँ को। हाँ, तेरे को 5 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे तो पांचों के पांचों ऑब्जेक्टिव तुझे रिपीट करने पड़ेंगे। मतलब यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट, और मैंने जैसे बताया पहला सपोजली ये रहा, तो उसका आंसर ऐसे एरो करने का, ऐसे छोटा सा एक लाइन छोड़ के, छोटा सा एकदम बड़ा भी नहीं, और फिर आंसर लिखने का, ऐसा हम लोग करते हैं। सर इसमें माइक्रो इकोनॉमी लिखेंगे या ओनली ए लिखेंगे? सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखो।
अच्छा, एक चीज एक कहा मैं एडवाइस करता हूँ जहाँ मैच द पेयर्स हो, लेकिन मुझे इधर मैच द पेयर्स दिख नहीं रहा है इनका। पिछले साल नहीं था। सर वो नहीं, क्योंकि एक्चुअली इसका आंसर देखने गए तो अपन को नीचे दिया हुआ जो ऑप्शंस है ना उसमें लिखा हुआ है ना वो ओनली ए, तो वो आंसर है उसका। सी व्हाट यू कैन डू, सिंस ये फर्स्ट टाइम है इतना आया है, व्हाट आई वुड रिकमेंड इज, व्हाट यू कैन से, ये लिखने के बाद ना तुम ऐसे कर सकते हो, मैं जैसे तुमको बताता हूँ। तुम अ, ऐसे, लेकिन तुमको ए बी सी डी के बजाय यू कैन से ओनली ए तो भी चलेगा, तो ओनली ए ऐसा तो भी चलेगा। तो ओनली ए लिखो चलो। मेरे को लगता है क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आएगा कि पहले केस पे तो माइक्रो था, लेकिन इफ यू चेक आउट केस नंबर 3, ये जो है इधर प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि इधर ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। सो तो तीनों स्टेटमेंट लिखेगा तो बड़ा हो जाएगा। देन इंस्टेड ऑफ दैट आई थिंक मैं ये रिकमेंडेशन स्वीकारता हूँ कि यू मस्ट से ए सी एन डी, ठीक है ना, ये ज्यादा करेक्ट वे है। नहीं, इसका आंसर है लंपिंग, एग्रीगेटिव और स्लाइसिंग। नहीं इसका आंसर ये सर इनके लिखो स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग, सी, ओनली सी ये लिखो। सो आई थिंक ये टेक्निक अपनाओ, इतने साल नहीं था तो मेरा मार्क्स काट नहीं सकते वो लोग, क्योंकि तुम अपना क्लैरिटी पूरे तरीके से दे रहे हो। बट आई थिंक इन्होंने जो ऑप्शन दिया वो लिखना ज्यादा क्लियर है एज कंपेयर टू राइटिंग जस्ट माइक्रो, क्योंकि फिर वो माइक्रोस को ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे एबीसी। जब एग्जामिनर तुम्हारा पेपर चेक करता है तो उसके पास ऑटोमेटिक मतलब यूनिवर्सिटी का भेजा हुआ एक आंसर शीट रहता है। उस आंसर शीट में ऐसा नहीं लिखा रहेगा ए माइक्रो, उसमें डायरेक्टली लिखा रहेगा ओनली ए, ओनली, या ए बी सी, या ए एंड बी। सो वंस यू राइट ओनली ए, वो चेक करेगा, हाँ ओनली ए, चलो मार्क दे दो, वो रीड भी नहीं करेगा, ठीक है ना, उसके पास टाइम भी रहेगा नहीं, 200-250 पेपर का गट्ठा रहेगा। सो आई थिंक तेरा जो लॉजिक है इज मोर बेटर देन द क्लैरिटी विच आई हैव शोड। मुझे लगता है वो अडॉप्ट करो, है ना। चलो आगे बढ़े। नाउ अभी ये जो है आंसर द फॉलोइंग, कभी भी ये जो क्वेश्चन है ये मार्क्स के हिसाब से लिखा जाता है। नाउ मैं क्या प्रेफर करता हूँ, कभी भी ये आंसर द फॉलोइंग आया ऐसा 5 मार्क का तो तुमको 10 पॉइंट लिखने हैं, लेकिन 2 मार्क का रहा तो तुमको सिर्फ 5 पॉइंट्स लिखने हैं। नाउ एक्सप्लेन द फीचर जब आता है, ठीक है ना, या एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस आता है, या एक्सप्लेन द स्कोप आता है। सो मेरा एक एडवाइस है, कभी भी स्टार्ट आंसर जो रहता है तुम्हारा, यहाँ से तुम चालू करेंगे पेपर का ये, तो यहाँ पे ए लिखोगे, मैं एज्यूम कर रहा हूँ पेपर यहाँ से, ठीक है ना। देखो तुम्हारे कॉर्नर में ऐसे 2 लाइन रहेगा और ऐसे लाइन रहेगा, बराबर है ऐसे। सो मैं प्रेफर करता हूँ इधर ए लिखना, ठीक है ना, ए। और ये जो है इधर यू विल राइट डाउन इंट्रोडक्शन, मैं इसको रब करके थोड़ा, हाँ, यू विल से ए, आई थिंक पहले डिराइवेशन लो, डिराइवेशन, फिर ये तुम्हारा इधर स्टेटमेंट शुरू होगा, फिर बी यू विल से इंट्रोडक्शन, सी यू कैन से मीनिंग, और डी यू विल से डेफिनेशन, ये तुम्हारा, और ई यू विल से फीचर्स। नाउ क्या होता है, जब 2 मार्क का रहेगा तो तुम ये बाईपास कर सकते हो, तुम इतना डिटेल नहीं जा पाओगे। यदि 5 मार्क का रहा तो तुमको ए बी सी डी, डिराइवेशन हर जगह पे नहीं रहेगा, डिराइवेशन कुड बी फॉर माइक्रो एंड मैक्रो। अब यूटिलिटी का तुम डिराइवेशन कहाँ से निकालोगे, यूटिलिटी में डिराइवेशन होगा ही नहीं, ठीक है ना। इन इन द आंसर जो 2 मार्क के हैं, ठीक है ना, इफ सपोजिटली ये 2 मार्क का आता है तो you can just quickly write down A meaning so that you don't have to worry, or B you can say features, और then you can write down 1। तुम्हारे सारे के सारे आंसर पॉइंट वाइज होंगे, 1 2 3 4। एसपीओसी या इको रहा, 5 मार्क का रहा तो तुमको 10 पॉइंट तो कम से कम लिखना ही है। सो व्हेन यू से एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, अभी मैंने तुमको कौन सा था वो स्टोरी, कौन सा था, पीके पिक्चर का बनाया ना अपन ने, फीचर्स ऑफ माइक्रो। अभी तुमने नोट किया इंपॉर्टेंस इसमें एग्जाम से हटा दिया गया है, तुमको एग्जाम में नहीं है।
बाय चांस कल के पेपर में इंपॉर्टेंस आता है तो तुम उसको रिप्लेस कर देना बाय फीचर्स या स्कोप, ठीक है ना। सो डजेंट मैटर, ये सिलेबस में नहीं है इंपॉर्टेंट। सो तुम्हारे लेवल पे फॉर 2021 फरवरी अटेम्प्ट ये इंपॉर्टेंस स्किप किया जा सकता है, बट 2022 अटेम्प्ट के लिए नहीं। तो एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी अगेन इसमें तुमको क्या करना है, ये स्कोप जैसे ही आएगा तो याद रखो इकोनॉमिक्स में हम 95 98 बाय प्रोडक्ट होगा फॉर प्रॉपर आंसर। सो तुम ऑफ कोर्स लिखोगे ए डिराइवेशन, क्योंकि स्कोप 4 मार्क का तो कम से कम आना चाहिए, डिराइवेशन, ठीक है, बी, ये सब। बट तुमको एक और चीज करना है जो बाकी सब चीजों से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो चीज तुमको मैं बताता हूँ क्या करना है तुमको। जैसे स्कोप आया ना, इन लोगों ने चार्ट बनाया कि नहीं देखो, मैं एक नहीं, पीछे है, पीछे। हाँ ये दिख रहा है तुमको स्कोप का ना। जैसे स्कोप आया ना, तुमको ये चार्ट बनाना जरूरी है, क्योंकि व्हाट हैपेंस बोलते ना, पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। जैसे उसने देख लिया ना चार्ट, तो ही विल अंडरस्टैंड कि तुमने स्टडी किया है, एंड देयरफॉर ही विल नॉट रीड मच, क्योंकि उसके पास 200-250 पेपर का गट्ठा रहता है। तुम्हारे आंसर में जहाँ चार्ट्स हो, जहाँ ग्राफ्स हो, जहाँ एग्जाम्पल्स हो, तो राइटअप कोई बोलते ना 4 चांद लगा देता है। सो एनीबडी गेटिंग 90 प्लस मार्क्स विल टेल यू कि ये सब उसका सबसे बड़ा कारण था मार्क्स लाने का। सो व्हाट यू कैन डू, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स ए बी लिख के, ठीक है ना, फिर जब तुम सी लिखोगे स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो तुम्हारा कैसे अटेम्प्ट होगा, ए डिराइवेशन क्विकली लिख सकते हैं तुम, 4 मार्क का डिराइवेशन, बी मीनिंग लिख सकते हैं, और डेफिनेशन तुम्हारा रट्टा मारा हुआ है तो सी डेफिनेशन लिखो, वरना सी स्कोप लिखो। तुम जब स्कोप लिखोगे, सी स्कोप ऑफ माइक्रो पूरा लिखने का ऐसे इकोनॉमिक्स, फिर उसके बाद ये चार्ट ड्रॉ करने का, उसके ठीक नीचे ये वन नहीं चाहिए मेरे को, कभी भी आंसर ए बी सी डी फॉर्म में नहीं करना, क्योंकि व्हेन यू से ए से एच तक मुझे समझ में नहीं आएगा कि एच 6 क्या 7 है क्या 10 है, बट द मोमेंट 1 से लेकर 10 तक होता है, द आंकड़ा 10 दिखता है, तो फिर वो बोलेगा हाँ काफी पॉइंट्स लिखे। अब तुम्हारे मन में एक आ रहा होगा कि भाई स्कोप में 10 पॉइंट्स नहीं बनेंगे, लेकिन स्कोप में तुमने चार्ट के थ्रू वो ताकत दिखा दिया है। द मोमेंट चार्ट बना दिया, और स्कोप में 10 पॉइंट तो बनने ही नहीं, क्योंकि है ही कितने, मुश्किल से 7-8 है, ठीक है ना। तो सिंस पॉइंट्स लिमिटेड है, बट तुमने चार्ट का सपोर्ट दिया है, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। सो यू डिड नॉट वरी मच अबाउट इट। आया समझ में कैसे अटेम्प्ट करना है इसको एग्जाम में। मैं सारे के सारे एग्जाम्स बोल रहा हूँ, तुम्हारे ओसी एसपी, तुमको टेक्निक सेम रखना है, एबीसी फॉर्म में तुमको करना है। सो ये तुम्हारा एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस। अब ये मेरे हिसाब से ये जो क्वेश्चन है ये होगा 4 मार्क का, ये 4 मार्क का होना चाहिए। और एक्सप्लेन द डिटेल, बिकॉज सिर्फ इंपॉर्टेंस है तो ये 4 से 8 मार्क का रहेगा। अभी जब बोलते हैं ना एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड फीचर्स, तो इसका इंपॉर्टेंस 8 मार्क की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन 8 मार्क का क्यों ये चैप्टर में से आने का स्कोप बहुत कम रहता है, क्योंकि तुम्हारे पास दूसरे बड़े क्वेश्चन है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस डिटर्मिनेशन इन परफेक्ट कंपटीशन, मेथड्स इन नेशनल इनकम। सो ये चैप्टर में से बड़ा क्वेश्चन आने का चांस 99.99% नहीं है मेरे ख्याल से, तो इतने साल से कभी बड़ा क्वेश्चन आया नहीं इसका। सो मार्क्स बढ़ाने के लिए तुमको एबीसी फॉर्म में लिखना है, ए जो भी है। तुम देखो जो बीबीए हम करते हैं उसके भी बीओके के पहले 5 टॉपर्स है, सबको हमने एक्सप्लेन किया, इसी फॉर्म में लिखो। क्या होता है, इट लुक्स गुड, और तुम क्लैरिटी विद रहे हो, ए मीनिंग, बी डेफिनेशन, और सी 1 2 3 4, दैट्स इट। 10 पॉइंट रहा ना तो काफी है, 4 मार्क का रहा। लेकिन द मोमेंट 8 मार्क का हो जाता है तो 15 से 20 पॉइंट लिखना है। लास्ट टाइम एसपी का हाईएस्ट 95 है, डिस्टिंग्विश में तुम्हारे फ्रवशी ने, टीचर ने बोला था कि 6 7 8 पॉइंट काफी, और मैंने बोला था नहीं, तुमको डिस्टिंग्विश में 15 से 20 पॉइंट लिखना है, मतलब लिखना ही है। आज देखो कैसे 95 आए। तो तुम जहां ताकत दिखाना चाहिए वहां दिखाओ, कुछ जगह पे आंसर शॉर्ट भी कर सकते हो, वो सब तुमको एक्सपीरियंस से आना शुरू हो जाएगा। तो अब ये जो है स्टेट विद रीजंस वेदर यू एग्री और डिसएग्री। तो अब तुमको कैसे करना है एग्जाम में, फर्स्ट ये अगेन मेरे को लगता है 2 मार्क का आएगा या 4 मार्क का आएगा।
अब इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, 2 मार्क का है तो क्या करना है, पहले तो ये स्टेटमेंट लिख देने का, द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड। उसके नहीं, एरो नहीं डालने का, मैं तुमको जस्ट बता रहा हूँ। पहले ये स्टेटमेंट लिख देने का, द स्कोप ऑफ माइक्रो, उसके बाद यहाँ पे लिखने का अनलिमिटेड, द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अनलिमिटेड, आई डिसएग्री लिखने का, ठीक है। फिर उसके बाद रीजन लिखने का, और फिर 1 2 3, और फिर उसके पॉइंट डालने का। इस प्रकार से तुम अटेम्प्ट करोगे। आई एग्री। मैं एरो का इसलिए प्रेफर करता हूँ कि वहां पे नंबरिंग डालोगे तो फिर आगे के चलकर तुमको एबीसीडी लिखना पड़ेगा, और एबीसीडी में 10 पॉइंट कब हुए नहीं पता चलेगा, वो थोड़ी काउंट करेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे मतलब 10 होता है, वो ये सब काउंटिंग नहीं करेगा। तो न्यूमेरिकल फॉर्म ये सब साइकोलॉजी है, पेपर सॉल्विंग इज ऑल साइकोलॉजी। तुम हमारे जो हम जब एमबीए करते थे तो हम लोग सब 4 6 सप्लीमेंट्स लेते थे, लेकिन हम जो हमारे कॉलेज का टॉपर था, हमारा सीनियर, वो कभी सप्लीमेंट नहीं लेता था, वो बुकलेट में लिखता था और वो हमेशा टॉप करता था। मैं हमेशा सोचता था साला हम मर मर के लिखते हैं, और ये बिना मतलब उसकी हैंडराइटिंग भी क्लीन थी, वो टू द पॉइंट एकदम परफेक्ट लिखता था। बट आजकल का जमाना थोड़ा स्ट्रेच करने वाला हो गया है। सो हम मेरे मन में क्या आता था, यार इतना मेहनत कर रहे, 4 4 6 6, और तो वो क्या करता था, साइकोलॉजी यूज करता था, क्लीन ABCD 1 2 3 4, और बोलते ना स्ट्रेच करना, प्रोफेसर को समझ में आ जाता है कि ये बंदा बस खींच रहा है, कोई जरूरत नहीं, जहाँ नॉलेज है वहां ज्यादा स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं, बट करो। जैसे मैंने बोला 10 पॉइंट लिखना है, इंपॉर्टेंस रहा या फीचर्स रहा मार्क्स के हिसाब से, 2 मार्क रहा तो 5 पॉइंट विद ग्राफ चार्ट्स, और 2 मार्क का रहा तो मैं रेकमेंड करता हूँ 4 पॉइंट विद ग्राफ, ग्राफ नहीं रहा तो 5 पॉइंट, 4 मार्क रहा तो एटलीस्ट 10 पॉइंट, और 8 मार्क का रहा तो 15 से 20 पॉइंट, डिपेंड करता है कहाँ पे कितने पॉइंट्स है। अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो, तो डिस्टिंग्विश का पॉइंट आ जाएगा, लेकिन तुम डिस्टिंग्विश ऐसा नहीं कर पाओगे, ऐसे ऐसे नहीं कर पाओगे, तुमको इसमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये डिस्टिंग्विश वाला नहीं है, ठीक है ना। और माइक्रो, ये तुम्हारा पहला क्या था, आई डिसएग्री। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिसेबल, आई डिसएग्री। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो, आई एग्री। माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड, आई एग्री। फिर उसके फीचर्स आ जाएंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑन थ्योरी, इनकम थ्योरी, आई डिसएग्री, क्योंकि वो नेशनल इनकम को बोलते हैं। सो नेशनल इनकम के फीचर्स के पॉइंट तुम जोड़ोगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड, आई एग्री। फिर तुम्हारा क्या आंसर शुरू होगा, 1 2 3 4 पॉइंट। जब 1 2 3 4 लिखोगे तो फीचर्स डाल देने का, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये याद रखो, एक्सप्लेन इन डिटेल जब आता है तुम्हारा, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये अगेन एबीसीडी फॉर्म, जहां पॉसिबल हुआ यहाँ पे एबीसीडी फॉर्म लागू होगा, इधर लागू होगा, इधर तुम्हारा आई एग्री होगा, उसके बाद रीजंस होगा, और फिर 1 2 3 4 शुरू होगा ऐसा। तो तुमको कहाँ पे क्या लिखना है। और इस पेपर में मुझे डिस्टिंग्विश दिख नहीं रहा है, पहले डिस्टिंग्विश आता था, लेकिन उन्होंने शायद पेपर पैटर्न ऐसा लग रहा है इकोनॉमिक्स का ज्यादा इजी कर दिया है, क्योंकि हमेशा बच्चे रोते रहे पेपर कंप्लीट नहीं होता, इस बार का पेपर पैटर्न ज्यादा इजी दिख रहा है। समझ में आया कैसे अटेम्प्ट करना है तुमको पूरा पेपर, और इसका ये हमने तो ये भी देख लिया। एक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी तुमको एबीसी फॉर्म में लिखना है, डिराइवेशन और इंट्रोडक्शन और मीनिंग, ठीक है ना। अब तुम्हारे सवाल पूछो, कुछ सवाल होंगे तो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके बहुत सारे रिक्वायरमेंट वाले वीडियोस मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, और कमेंट कीजिए यदि आप चाहते हो कोई स्पेसिफिक वीडियो, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।